नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज हम बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद खास इंटरव्यू के साथ करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे शुरुआत में कि आने वाले वक्त में क्या खाने के तेल के दाम कम होंगे, ग्लोबल मार्केट में इस वक्त तेल को लेकर क्या फंडामेंटल हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट हैं और भारतीय बाजारों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑयल मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट दिग्गज जुड़े हैं। हमारे साथ दोराब मिस्त्री लंदन से इस वक्त लाइव हैं, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोराब मिस्त्री जी जी बिजनेस पर। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा वेदर है सर अभी वहाँ पर, लंदन में आप हैं? लंदन में काफी ठंडी है, लेकिन हमारी बैरोमीटर से हम बोलते हैं कि शायद माइल्ड वेदर है, लेकिन काफी ठंडी है। लेकिन द सन इज आउट, इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस टू से हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जी बिजनेस। थैंक यू सर। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा दोराब मिस्त्री जी कि ऑयल को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। अब आप जरा बताएं कि अभी के हालात को देखते हुए क्या तेल की कीमतें, मैं आपको बिल्कुल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं क्योंकि इंडियन मार्केट पर भी आपकी पैनी नजर होती है, क्या आने वाले वक्त में घरेलू बाजार में इंडियन मार्केट में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लोकल मार्केट में कीमतें ऑलरेडी काफी गिर चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं गिर पाएगी। इन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक बहुत बड़ा धक्का आया ये नए वायरस से, और ये वायरस के लिए लोगों में एक प्रकार की घबराहट हो गई कि कंजम्पशन कम हो जाएगा, लोग वापस लॉकडाउन में फिट हो जाएंगे, और इसलिए मार्केट में काफी घटाव हुआ पिछले 2 हफ्तों से। और उस घटे हुए दामों का फायदा हिंदुस्तान को भी मिला है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार ने जितने कदम उठाने थे वो सब उठा लिए और ड्यूटी काफी कम कर ली, ऑलमोस्ट 0% कर ली। राइट। सो सरकार ने जितने अच्छे कदम लेने थे वो ले चुके हैं। अब सरकार के पास और कोई ज्यादा बुलेट्स है ही नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार रिकवर होगा, जैसे कि आज सुबह मलेशिया में आपने देखा पाम के दाम काफी 2% बढ़ गए, तो उसी पैमाने पर हिंदुस्तान के बाजार के भी दाम रिकवर होंगे। ये रिकवरी चलेगी अब से फरवरी तक। फरवरी के बाद कंज्यूमर को काफी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन उसके पहले आई एम अफ्रेड रिलीफ का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फरवरी से पहले तेल की कीमतों में और कमी की संभावना नहीं है, फरवरी के बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। एक और इससे अगला सवाल मेरा आपसे ये मिस्त्री जी कि देश में 115 लाख टन से ज़्यादा सोयाबीन की क्रॉप बताई जा रही है, ग्राउंडनट की क्रॉप अच्छी बताई जा रही है, मस्टर्ड की बहुत ज़बरदस्त सोइंग हो रही है दाम बढ़ने की वजह से। क्या ये सारे फैक्टर काफ़ी नहीं है तेल कीमतों को नीचे लाने के लिए? शायद ये फैक्टर चलेंगे और कामयाब बनेंगे, लेकिन अब टाइम है उसके लिए। आप जानते हैं कि मस्टर्ड की फसल तो मार्च महीने के बाद ही आएगी, अभी तो बोई हुई है। और सोयाबीन की क्रॉप अच्छी है, लेकिन सोयाबीन की क्रशिंग जितनी होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में सोया मील, लोकल इंडियन प्रोड्यूस सोया मील की उतनी डिमांड नहीं है। अब हमारे दाम अंतरराष्ट्रीय दाम से ज्यादा है सोया मील के, उससे हमारे पोल्ट्री फार्मर्स को, फीड बनाने वालों को काफी दिक्कत हानि हुई है। सरकार ने थोड़े इंपोर्ट अलाउ किए हैं। तो इस सब के नतीजे में क्रशिंग सोयाबीन्स की जितनी होनी चाहिए वो अब नवंबर दिसंबर में नहीं होगी, आगे चलते महीनों में होगी। तो ये तो काफी नॉर्मल है। आप जानते हैं कि फसल साल में एक बार होती है और उसकी क्रशिंग होती है करीबन 10 महीने तक। तो ये फसल नवंबर महीने में नहीं होगी, दिसंबर में भी शायद उतनी नहीं होगी। क्रशिंग मेरे ख्याल से मई जून जुलाई में होगी। अच्छा। जबकि अंतरराष्ट्रीय सोयाबीन मील उतना सस्ता नहीं होगा। अब चूंकि आपने मील का जिक्र किया सर, तो मील पर एक सवाल अभी मेरा ये है, क्योंकि मील को लेकर बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में डिबेट चल रहा है, बातचीत चल रही है।
पोल्ट्री इंडस्ट्री ने मील इंपोर्ट की टाइमलाइन को बढ़ाने की मांग की है और मार्च तक ये कहा है कि मार्च तक टाइम मिले उनको इंपोर्ट करने का। मेरे ख्याल से 6.5 लाख टन के आसपास उन लोगों ने इंपोर्ट किया है, 5.5 लाख टन अभी करना बाकी है। ये डिमांड कर रहे हैं कि इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ जो बाकी इंडस्ट्री है, सोपा और कुछ और इंडस्ट्री, उनका कहना है कि अगर इंपोर्ट को अलाउ किया अभी तो किसानों को नुकसान हो जाएगा। आपका असेसमेंट क्या है? क्या इंपोर्ट को इस वक्त अलाउ करना चाहिए जब किसानों की फसल मार्केट में आ रही है? देखो, सोपा, सोयाबीन क्रशर, जी अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी थोड़ा सा टूटा है, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि 2-3 महत्वपूर्ण बात इस वक्त दोराब मिस्त्री ने कही हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह कि फरवरी से पहले और कीमतों में कमी की गुंजाइश नहीं है। फरवरी के बाद जब मस्टर्ड की नई क्रॉप आ जाएगी मार्केट में, तब तेल के दाम और कम हो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो सोयाबीन की जो क्रशिंग है वो इस वक्त इंडिया में नहीं हो रही है ऊंची कीमतों की वजह से, उसको लेकर के भी दिक्कत आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात तो सामने हैं ही, क्योंकि मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक घटने वाला है, घटने की आशंका है। ये तमाम डेवलपमेंट हम आपको ऑयल मार्केट के बारे में बता रहे हैं। तब तक मिस्त्री जी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। लेकिन बीरेन जी, ऐसे में आप बताएं कि ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल कॉम्प्लेक्स में अभी करना क्या चाहिए? बीरेन जी, आपको आवाज आ रही है क्या? अच्छा, लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण खबर यह है कि मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक 4 महीने के निचले स्तर तक पहुंच सकता है। इस बात की संभावना एक सर्वे में जताई गई है और 3.5% तक मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक घट सकता है। और एक्सपोर्ट में ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उत्पादन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने की संभावना है। 12% एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ सकता है, इस बात की संभावना जताई गई है। लिहाजा स्टॉक में कमी की बात हो रही है। इस साल मलेशिया में पाम तेल के दाम 32% तक बढ़ गए हैं। तो ये तेल को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। दोराब मिस्त्री जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर, अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके हिसाब से क्या इंडिया में इस वक्त सोयाबीन का इंपोर्ट होना चाहिए? हाँ, अभी थोड़े समय के लिए जो कोटा बच गया था, वो कोटा अगर इंपोर्ट किया जाए तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और ज्यादा हानि नहीं होने वाली है। हमारी फसल काफी बड़ी है, हमारे हाथ में 10 महीने है क्रशिंग के लिए, और अभी यहाँ महीने 2 महीने के लिए थोड़ा इंपोर्ट अगर किया जाए तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है हमारे किसानों को। हमारे दाम सोयाबीन के एमएसपी से काफी ऊपर है और किसान भी ज्यादा बेच नहीं रहे हैं। किसान भी ठंडी से बैठे हैं, सोचते हैं कि आगे चलकर अच्छे दाम मिलेंगे, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। आप देखिए, ये पोल्ट्री फीड बनाने वाले, पोल्ट्री के फार्मर, सोयाबीन के किसान और सोयाबीन के क्रशर, ये 4 भाई है और इनको साथ में काम करना है। और एक दूसरे पर ये अभी जो चिल्लाचिल्ली चल रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है सर, लेकिन इसमें एक दूसरा जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि अभी चूंकि अराइवल का वक्त है, किसानों के पास फसल है, अगर मील का इंपोर्ट अलाउ होगा तो कीमतें कम हो जाएंगी, दाम गिर जाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा और ऑयल सीड मिशन को झटका लगेगा। आप एग्री करते हैं क्या इस तर्क से? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, हमारे पास 100 या 110 लाख टन की फसल है और हम मील इंपोर्ट करते हैं 4 या 5 लाख टन सिर्फ। तो ये बहुत ही छोटा पहलू है, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि एमएसपी से नीचे भाव कभी नहीं गिरेंगे और ये एमएसपी से काफी ऊपर है और काफी ऊपर ही रहेंगे, चाहे हम 3 लाख टन मील इंपोर्ट करें या 5 लाख टन मील इंपोर्ट करें। लेकिन अच्छा। इससे क्या होगा कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री जमी रहेगी। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री वाले तो हमारे सबसे बड़े कस्टमर है। अगर पोल्ट्री वाले ना होते तो हम मील किसको बेचते? हाँ। हमको ये सब सोच विचार करना चाहिए कि पोल्ट्री वालों को मार डालने से सोयाबीन वालों का कल्याण नहीं होने वाला है। अच्छा। सोयाबीन वालों को अवश्य है कि पोल्ट्री वाले भी जमे रहे,
अच्छी तरक्की करते रहे और एक्सपांड करते रहे। तरक्की करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन कई बार ये होता है कि तरक्की में ज्यादा तरक्की ना हो जाए और दूसरी तरफ डैमेज ना हो जाए, ये दलील बार बार इंडिया में दी जा रही है। अरे भैया, आप पोल्ट्री वालों को मार डालोगे तो तरक्की के बजाय हम तरकारी खाते हो जाएंगे। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। एक लास्ट क्वेश्चन सर मिस्त्री जी आपसे, चूंकि हमारी डिपेंडेंसी अभी भी 60% से ज्यादा इंडिया में ऑयल का इंपोर्ट होता है, जो कंजम्पशन है हमारा। और अब एक खबर आ रही है, एक सर्वे हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। इसका कोई इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में ऑयल प्राइस पर होगा या हमारी सप्लाई के ऊपर होगा? मेरे कैलकुलेशन में मैंने वो सब ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और हमारा मानना है कि हाँ, स्टॉक कम होगा, लेकिन दाम इतने बढ़े हैं कि अब ज्यादा बढ़ने का सवाल मैंने अपने प्रस्ताव में पेश किया कि ये 5,000 रिंगित से तो 5,400 रिंगित तक मार्केट जा सकता है। तो ये पहले भी उतने ही पैमाने पर मार्केट चल रहा था। तो मेरा नहीं मानना है कि ज्यादा कुछ दाम ज्यादा बढ़ेंगे, शायद 2 या 3% ज्यादा बढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद दुनिया के सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में डिमांड डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगी। तो ये मलेशिया वाले भी समझते हैं, लेकिन अब स्टॉक कमती होगा, लेकिन उतना सो नहीं कमती नहीं होने वाला है कि 6,000-7,000 रिंगित पर पहुंच जाए। मेरे ख्याल से 5,000-5,400 के बीच ये भाव रहेंगे और हिंदुस्तान में जो भाव अब चलता है उससे में भी 2 या 3% ज्यादा बढ़ावा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। राइट सर, बहुत शुक्रिया दोरा मिस्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ऑयल मार्केट के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे के हालात तेल और तिलहन मार्केट के क्या हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। बीरेन वकील और अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं। बीरेन जी, आप जरा बताएं सर कि नेचुरल गैस में इतनी तेज गिरावट आई है, अमेरिका में तापमान बढ़ गया है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा है, लेकिन क्या अभी और गिरावट बाकी है या मार्केट की गिरावट पूरी हो गई है? तो गैस की बात करें तो इसमें इंटरिम पिक यानी वो टॉप बन चुका है। अब थोड़ा और भी गिरावट आना चाहिए। वहाँ इन्वेंट्री एक्सपेंशन भी है और रीक काउंट नए प्रोजेक्ट्स में आगे पाइपलाइन में प्रोडक्शन काफी है। अच्छा, ठीक है, ये राय आपकी है नेचुरल गैस के ऊपर। लेकिन आज अगर कोई ट्रेड करना चाहे अनुज जी, तो आपका सुझाव क्या होगा? 290 के भी नीचे आ गया है भाव। मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, फंडामेंटल डेफिनेटली ये शो कर रहे हैं कि जो तापमान है वो यहाँ पर बढ़ गया है, बट मुझे लगता है कि टेक्निकली मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में आया है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड करीबन 288-287 के आसपास खरीदारी लें। स्टॉप लॉस 280 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 300-305 तक देखने को मिल सकता है। बिकवाली के लिए यहाँ पर अभी हम देखें तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो सही नहीं बन रहा है। मुझे लगता है कि बिकवाली अगर करनी है तो 300 के ऊपर ही बिकवाली करें। करंट रेट पर अगर किसी को लेना है तो ओवरसोल्ड में है तो बाय का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय नेचुरल गैस के ऊपर। आज के लिए बीरेन जी, क्रूड में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? क्रूड में अच्छा सा बाउंस आया है। तो यहाँ में करीबन अगर 580 के आसपास मिले तो शॉर्ट प्रेफर करूंगा। डिफेंसिव के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 5,020। अच्छा, ठीक है। अनुज जी, आज शाम के कारोबार में गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी की चाल आपको क्या दिख रही है और इसमें किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मृत्युंजय जी, हमने देखा है कि कल जो लास्ट वीक क्लोज हुआ था उसमें एक बाउंस बैक आया था। हालांकि भाव अगर हम देखें तो इंटरनेशनली अब $1,780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से अच्छा बाउंस बैक मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 47,850 के अराउंड खरीदारी करें। 47,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 48,200 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 60,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,200 तक देखने को मिल सकता है। डॉलर में कुछ वीकनेस आती हुई दिख रही है और जो बॉन्ड यील्ड है वो भी हम देखें तो लोअर लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो एक बाउंस बैक मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नया वेरिएंट फैल रहा है उससे एक स्टेबल डिमांड यहाँ पर आ सकती है। तो इंट्राडे के लिए हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी गोल्ड सिल्वर में। अच्छा, इंट्राडे के लिए आपकी राय है कि गोल्ड और सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। मेटल का मार्केट बीरेन जी कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ जो चाइना का आरआर कट आया, इसको मैं फंडामेंटली थोड़ी कमजोरी समझता हूँ, तो यहाँ मेरा बाय शॉर्ट सेट रहेगा। यहाँ कॉपर पे
735 पे शॉर्ट किया जा सकता है 725 के लक्ष्य के हिसाब से, और 741 का स्टॉप लॉस। ओके, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।